तो आपने तेज तरार अंदाज में खबरें देख ली। अब वक्त है बड़ी खबरों के सटीक सार्थक और संक्षिप्त विश्लेषण के शो न्यूज एंड व्यूज का। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। आपको बताऊंगा इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तान के पेशावर में एक पुलिस स्टेशन पर बहुत बड़ा हमला हुआ। हमले के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। मैं आपको बताऊंगी पाकिस्तान से आई दूसरी सबसे बड़ी खबर। MQM ने दिया करंट। क्या आज हो जाएगा पाकिस्तान में शहबाज राज का अंत? नमस्कार, न्यूज एंड व्यूज में मैं हूं आपके साथ शीरीन। आपको बताऊंगी अंजलि केस से जुड़ी हुई सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कि आखिर किस सबूत की वजह से केस में दफा 302 की एंट्री हो गई। नमस्कार, मेरा नाम सोनल है। मैं आपको बताऊंगी कंझावला केस में जब होम मिनिस्ट्री एक्शन में आई तो दिल्ली पुलिस की थ्योरी कैसे गड़बड़ाई। आपके साथ न्यूज एंड व्यूज में मैं हूं आदर्श झा। मैं आपको बताऊंगा अंजलि के परिवार से किया वादा किसने किया पूरा और किसका वादा रह गया अब तक अधूरा। तो बिना वक्त गवाए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। पाकिस्तान से है ये बड़ी खबर। पाकिस्तान के पेशावर में एक पुलिस स्टेशन पर आधुनिक हथियारों से लैस हमलावरों ने अटैक कर दिया। हमले में एक डीएसपी समेत 3 पुलिस वालों की जान चली गई। यह हमला सरबन पुलिस स्टेशन पर किया गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक हमले में लॉन्ग रेंज राइफल्स और हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया था। सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि डीएसपी को स्नाइपर से शूट किया गया। पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया गया है कि डीएसपी और उनके साथियों पर स्नाइपर से गोली चलाई गई और हमलावर नाइट विजन डिवाइस से भी लैस थे। यानी जिस भी गुट ने पेशावर के पुलिस थाने पर हमला किया वो हाईली ट्रेंड था। 2 दिन पहले ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें TTP की टेरर ब्रिगेड स्नाइपर और नाइट विजन डिवाइस के साथ दिख रही थी। अभिषेक उपाध्याय देखिए इस खबर को विस्तार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, और क्या जानकारी मिल रही है? किसी आतंकी संगठन का नाम निकलकर सामने आया है क्या? अभी देखिए आतंकी संगठन का नाम तो सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से अटैक किया गया है वो है बाकायदा ऐसा जो खबरें आ रही है इंटेलिजेंस के पास वहां की पाकिस्तान की टारगेट करके रेकी करके ये अटैक किया गया है और 6 से जानकारी मिल रही है कि अटैक किया है और वहां पर पुलिसकर्मियों को मारा है और पहले 10 बमों से हमला किया गया है और उस हमला करने के बाद अफरा तफरी मची है। स्नाइपर्स ने मोर्चा संभाला है और उन्होंने 6 से 7 स्नाइपरों ने हत्या कर दी है पुलिसकर्मियों की। और बड़ी बात ये है जो दिखाने वाली बात है, मैंने आपको पैटर्न की बात की थी। इसी खैबर पख्तूनख्वा के बीनू में कुछ दिनों पहले कुछ पुलिसकर्मियों को अगवा करके वहां भी अटैक किया गया था और उसकी जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली थी। तो एक पैटर्न यहां सामने आ रहा है और इस मामले में आगे की जांच अभी जारी है। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज एंड व्यूज में बात कंझावला कांड की। अंजलि के परिवार वाले पहले दिन से ही आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं और अब खबर है कि कंझावला केस में आरोपियों पर 302 यानी कि हत्या का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है दिल्ली पुलिस। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस इस मामले में लीगल ओपिनियन ले रही है। इसके लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई। सूत्रों के मुताबिक मौका वारदात से थोड़ी दूर पर दिल्ली पुलिस की एक सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें आरोपी गाड़ी से उतरकर नीचे देख रहे हैं, लेकिन कार में फंसी अंजलि को नहीं निकालते बल्कि गाड़ी में दोबारा बैठकर कार को करीब 13 किलोमीटर घुमाते रहते हैं। इसी फुटेज को आधार बनाकर पुलिस हत्या की धारा जोड़ सकती है। संतुष्ट तो जब तक नहीं होंगे, जब तक उन लड़कों को फांसी नहीं लगेगी, जब तक हमें पूरा न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम संतुष्ट नहीं हैं। अगर हमें तो फांसी मिलेगी जब जाके सोएंगे उनकी, और साथ में निधि की भी होनी चाहिए। सारा कुछ तो निधि का करा हुआ खेल है। इस बीच FSL रोहिणी ने दिल्ली पुलिस को आरोपियों के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट सौंप दी है जिसमें आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि हो गई है कि गाड़ी में सवार 4 आरोपियों ने शराब पी रखी थी। एबीपी न्यूज की खबर पर गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। कंझावला केस में स्पेशल कमिश्नर शालिनी सिंह की रिपोर्ट के बाद लापरवाह पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। 3:20 पे अपने 112 नंबर डायल किया। मैंने बताया मां जी ऐसी बात है, कोई डेड बॉडी गाड़ी में फंसा रहा है और ऐसे जा रहा है परली साइड से। वो परली साइड से वो आगे से यू टर्न करके वापस आ गए। मगर यही गाड़ी है। वो एक बार मेरी तरफ लगा है, वो बिल्कुल नशे में था। जो भी ड्राइवर था, जनाब थे जो बड़े अफसर थे, वो सो रहे थे कनेक्टर सीट पे। चश्मदीद दीपक को सामने लाकर एबीपी न्यूज ने वारदात के पहले ही दिन ये साबित कर दिया था। इलाके में पीसीआर और पिकेट पर तैनात पुलिस वालों ने बहुत बड़ी गलती की है।
यही बात स्पेशल कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में भी कही, जिसके आधार पर एक्शन लेते हुए गृह मंत्रालय ने 2 सब इंस्पेक्टर, 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। इनमें से 6 पुलिसकर्मी पीसीआर की ड्यूटी में और 5 पुलिसकर्मी पिकेट पर तैनात थे। जब हमने धरना दिया थाने पे, जब कार्रवाई शुरू करी, अच्छा करा, सस्पेंड किया, और भी आगे पुलिस वालों के दिल में डर बैठ जाए कि हमें आगे ये गलती ना करें। गृह मंत्रालय ने डीसीपी हरेंद्र सिंह को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि डीसीपी से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। इसी मामले से जुड़ा एक और अहम अपडेट आपको बता दें। देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 3 जनवरी को कंझावला के पीड़ित परिवार की मदद का ऐलान किया था, लेकिन 12 जनवरी तक वादा पूरा नहीं किया और जब एबीपी न्यूज पीड़ित परिवार की आवाज बना तब जाकर मदद की राशि दी गई। सीएम केजरीवाल ने 10 दिन बाद वादा पूरा किया और कंझावला के पीड़ित परिवार के लिए अपने विधायक ऋतुराज झा के हाथों मदद का चेक भिजवाया। परिवार को 2 चेक सौंपे गए, एक 9 लाख का है और दूसरा 1 लाख का। अच्छा, चेक के फॉर्म में मिली है? हाँ जी। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, 2 चेक हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, 2 चेक हैं। कितने पैसों को लेकर के बात हुई थी? कितने सहायता राशि उन्होंने देने का वादा? 10 लाख का। अरविंद केजरीवाल ने पीड़ित से 4 बड़े वादे किए थे, जिसमें अंजलि की मां का इलाज, बच्चों की शिक्षा, भविष्य में कोई भी संभावित मदद और आर्थिक सहायता शामिल थी। दिल्ली सरकार ने भरोसा दिया है कि बाकी वादे भी जल्दी से जल्दी पूरे किए जाएंगे। और कुछ वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से? एक नौकरी का वादा करा गया था कि मेरे भाई को नौकरी मिलेगी और मेरे बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में डाला जाएगा पढ़ाई के लिए और मेरी दवा गोली कराई जाएगी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में। पीड़ित परिवार ने परिजनों में से किसी एक की नौकरी और अपने इलाज की व्यवस्था की मांग दोहराई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में 760 घरों तक दरार पहुंच गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने 4 वार्ड को असुरक्षित घोषित करते हुए उन्हें जल्द से जल्द खाली करने का आदेश दे दिया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ के कुछ और घरों में दरारें आई हैं। शहरी क्षेत्र में 9 वार्डों तक अब दरार पहुंच गई है, जिसमें 147 घर ऐसे हैं जो पूरी तरह सुरक्षित जोन में हैं। जोशीमठ के वार्ड 1, 4, 5 और 7 को सुरक्षित किया गया है। जिला प्रशासन ने जोशीमठ में 83 भवनों को विस्थापन के लिए चुना है। इनमें 2190 लोग रह सकते हैं। वहीं जोशीमठ के करीब पीपल कोठी में भी 20 भवनों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 2205 लोग रह सकते हैं। अब तक 185 परिवारों के 657 लोगों को अस्थायी रूप से विस्थापित किया गया है। इन राहत शिविरों में लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए जिलाधिकारी खुद जाकर लोगों से मिल रहे हैं और खाने पीने का इंतजाम देख रहे हैं। रिलीफ कैंप्स जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के लिए स्थापित किए गए हैं। वहाँ पर हमने कॉमन किचन्स भी बनाए हैं, तो सभी लोगों के लिए ओपन है। कोई भी यहाँ पर आके ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर सकता है। जो लोग अस्थायी रूप से विस्थापित हुए हैं उनको मिनिमम इनकन्वीनियंस हो इस कठिन समय में। राहत कार्यों के तहत जिला प्रशासन द्वारा अब तक 210 प्रभावितों को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि सहायता के तौर पर बांटी गई है। वहीं जोशीमठ के विस्थापितों को न्यू टिहरी शहर की तर्ज पर बसाया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने पीड़ितों के लिए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। आपदा की मार झेल रहे लोगों पर आर्थिक बोझ ना पड़े, इसलिए पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कैबिनेट में बड़े फैसले को मंजूरी दी है और जोशीमठ के भविष्य को लेकर रोड मैप भी जारी किया है। 45 करोड़ की आर्थिक सहायता को कैबिनेट ने जारी करने की मंजूरी दी है। 5 जगहों को पुनर्वास के लिए कैबिनेट ने चिन्हित किया है। प्रभावित परिवारों के लिए किराए की दर 4 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी गई है। पीड़ितों को नवंबर से लेकर मई तक बिजली पानी मुफ्त मिलेगा। राहत शिविर हमने तय किए हैं, होटल, होम स्टेज और गेस्ट हाउसेज। उसमें एक हम मानक तय कर रहे हैं, या तो उनका वास्तविक जो रेंट है, किराया है प्रति दिन, प्रति कमरा, वो या फिर 950 रुपये अधिकतम, वो हम जिलाधिकारी को अधिकृत कर रहे हैं। राहत शिविरों में रह रहे लोगों के लिए रोजाना 450 रुपए दिए जाएंगे। अगर कोई खुद से खाना बनाना चाहता है तो उसे भी बराबर का भुगतान होगा। इसके अलावा विस्थापन के लिए प्रति मवेशी 15,000 रुपए सरकार देगी। पशुओं के चारा का पैसा अलग से दिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने सहकारी बैंक से लिए लोन को 1 साल तक ना भरने की छूट दी है। वहीं सरकारी बैंकों के लोन पर भी रोक लगाने की पैरवी केंद्र सरकार से की जाएगी। जोशीमठ शहर में आई दरारों के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी दरारें आने लगी हैं और इसके बाद लोगों ने इलाके में बन रही एनटीपीसी के टनल का विरोध शुरू कर दिया है और प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
175 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली एनटीपीसी टनल का ये है वो मुख्यालय जो जोशीमठ के सेलंग गांव के पास बना है। ग्रामीणों का आरोप है कि 8500 मीटर सुरंग खोदने की शुरुआत जब से हुई है, पास में ही बसे उनके गांव के घर दरारों से भर गए हैं। सुरंग 6 किलोमीटर तक खोदी जा चुकी है, लेकिन अब ग्रामीणों की मांग है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को बंद करे। आगे भविष्य में एनटीपीसी का काम बंद होना चाहिए। छलनी बोलते हो, इसी की तरह यहाँ पे छलनी कर दिया। इधर जोशीमठ से 80 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग में भी लोग सरकार के रवैये से नाराज हैं, क्योंकि प्रशासन ने उन लोगों को घर खाली करने की नोटिस भेजना शुरू कर दिया है जिनके घरों में दरार आई है। लोगों की मांग है कि पहले जोशीमठ की तर्ज पर प्रशासन उनका मुआवजा तय करे, फिर घर खाली कराए। खेत बात हमारी गाय बछड़ी इधर उधर तितर बितर दरारें बढ़ चुकी है, तो हम लोग आग जला के बाहर बैठ रहे। मांगे न माने जाने की सूरत में पीड़ितों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। सवाल जोशीमठ का ये बचेगा या पहाड़ों के बीच में धंस जाएगा, इसे लेकर तस्वीरों से हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। देखिए, इसरो की सैटेलाइट ने जोशीमठ के जमीन में धंसने को लेकर हैरान करने वाली जानकारी शेयर की, शॉकिंग डेटा रिलीज किया। बताया गया है कि जोशीमठ सिर्फ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गया। 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 के बीच शहर 5.4 सेंटीमीटर धंस गया। इससे पहले भी अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 के बीच जोशीमठ 9 सेंटीमीटर नीचे चला गया था। सैटेलाइट तस्वीरों में आर्मी हेलीपैड के साथ नरसिंह देवता का मंदिर जोशीमठ के सबसे डेंस जोन यानी धंसते हुए इलाके में मौजूद है और यह सिचुएशन काफी अलार्मिंग है। सबसे ज्यादा जमीन का धंसाव जोशीमठ औली रोड के पास 2180 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया है। देखिए, मेरे अभी इसरो के डायरेक्टर से सीधी बात हुई है और इसरो वालों ने ये कबूल किया है और इसरो ने खुद माना है कि हमारी तरफ से कोई ऐसी बातें नहीं हुई। हालांकि सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि जोशीमठ का निचला हिस्सा जो अलकनंदा नदी के ठीक ऊपर बसा हुआ है वो भी अब धीरे धीरे धंसता जा रहा है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात राहुल वर्सेस ओवैसी की। देखिए, राहुल गांधी पर सियासी हमले का अब एक नया फ्रंट खुला है और मोर्चा संभाला है AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। राहुल गांधी आपके दिमाग में, मैंने मार दिया उसको। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हरियाणा में राहुल का दिया ये बयान खूब वायरल हुआ। राहुल गांधी आपके दिमाग में, मैंने मार दिया उसको। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अब राहुल के इस बयान पर अपने ही अंदाज में चुटकी ली। नाम लेके बोल रहे, मैं उसको क्या बोले, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं, फिर तू क्या है, फिर जिन है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिन इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है वहां राहुल सिर्फ एक टी-शर्ट में घूम रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर भी तंज कसा। अब ये कांग्रेस के 50 साल के हो गए, अब बोल रहे मेरे को सर्दी से डर नहीं लगता। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया। हाँ, बेचारा जो गरीब रोड पे सोता है वो क्या बोलेगा, क्या है इन्हें, है वो क्या गया इसको, मैंने सर्दी को मार दिया है। अब बात मिशन 2024 की। विपक्षी पार्टियां अभी मिशन 2024 की बात ही कर रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। पार्टी के बड़े नेता चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच चर्चा मोदी कैबिनेट में फेरबदल की भी है। अगले 18 महीने देश की राजनीति में बेहद अहम है, इसलिए अब सरगर्मी मोदी कैबिनेट में फेरबदल की है। इन सरगर्मियों को तब और बल मिला जब केंद्र सरकार ने अचानक चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ा दी। कयास लगने लगे कि क्या चिराग आने वाले दिनों में केंद्र में मंत्री बनने वाले हैं। मेरी सुरक्षा, मेरा मंत्री पद, इससे बिहार की जनता का कोई लेना देना नहीं है। इन तरीके के सवालों का कोई मायने नहीं है। बिहार में महागठबंधन के खिलाफ मजबूत समीकरण बनाने के लिए बीजेपी चिराग को साथ लाना चाहती है, लेकिन शायद चिराग अभी असमंजस में है। सूत्रों के मुताबिक विस्तार में महाराष्ट्र से शिंदे गुट और AIADMK कुछ जगह मिल सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के भी नेताओं को फेरबदल में फायदा हो सकता है। कुछ मंत्रियों को पत्ता काटकर उन्हें संगठन के कामों में लगाया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा इसकी तारीख तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले महीने बजट सत्र के बाद कभी भी कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है।
और अब बात बिहार की कर लेते हैं। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर से पूछा कि आप क्या बोलते रहते हैं। इस पर शिक्षा मंत्री ने क्या दिया बयान, तेजस्वी का क्या था रिएक्शन, ये सब कुछ जान लीजिए 1 मिनट में। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। ये बयान दिया शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने था, लेकिन बीजेपी ने आरोपों की बौछार सीएम नीतीश कुमार पर कर दी थी। हमको पता नहीं। विवाद तब और बढ़ गया जब नीतीश ने ये कह दिया था कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं। लेकिन शुक्रवार को नीतीश और चंद्रशेखर जब आमने सामने आए तो सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने सवाल किया, आप ये सब क्या बोलते रहते हैं, आपको अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जवाब में चंद्रशेखर ने कहा, कुछ गलत नहीं बोले हैं, ये बात पहले भी कई लोग बोल चुके हैं। इस बातचीत के दौरान तेजस्वी ने चंद्रशेखर का बचाव करते हुए कहा, रामचरितमानस पर इन्होंने कोई बयानबाजी नहीं की है, आरएसएस के बंच ऑफ थॉट्स और मनुस्मृति पर बयान दिया है। चंद्रशेखर अब भी अपने बयान पर अड़े हैं। बात को के बार बोलूं, जिस सत्य को बोला हूं वहां आ रहा हूं खरा। वहीं अयोध्या में संतों ने चंद्रशेखर का पुतला फूका और उनके खिलाफ नारे लगाए। तेजस्वी अपने कोटे के मंत्री के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी में बयान पर महाभारत भी शुरू हो गई है। जेडीयू भी नाराज है। ये तस्वीरें आरजेडी दफ्तर की हैं। एक तरफ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, बगल में है पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी और आखिर में बैठे हैं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। जैसे ही रामचरितमानस का जिक्र आया, जगदानंद सिंह ने लोहिया का जिक्र करते हुए किताब उठा ली, पढ़कर सुनाने लगे। तभी पत्रकारों ने पूछ लिया कि पूरे देश में हो रहे विरोध का क्या करेंगे, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देश में निंदा नहीं हो रही है, देश में निंदा नहीं हो रही है, गंदी लोग निंदा कर रहा है। जगदानंद सिंह की ये बात सुनते ही बगल में बैठे शिवानंद तिवारी बिदक गए और तुरंत ही अपनी असहमति जता दी। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूँ। पार्टी में ही दो फाड़ नहीं है, गठबंधन में भी विवाद की वजह से दरार आ गई है। धार्मिक आस्था का कोई भी ग्रंथ हो, चाहे वो रामचरितमानस हो, भागवत गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी से परहेज करना चाहिए। इस महाभारत के बीच चंद्रशेखर अब भी अपने बयान पर अड़े हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ चारों तरफ माहौल गर्म हो गया है। आरजेडी में अपनों की राय तो पटी ही है, विरोधी के हमले भी तेज हो गए हैं। सवाल ये है कि क्या चंद्रशेखर से मंत्री पद छिन जाएगा। पहले कार्तिकेय कुमार, फिर सुधाकर सिंह और अब चंद्रशेखर। बिहार के ये वो 3 चेहरे हैं जिनमें से 2 की कुर्सी विवादों की वजह से जा चुकी है और तीसरे के खिलाफ माहौल बन रहा है। भारत के विचारों में भगवान श्री राम का और भगवान श्री कृष्ण का डीएनए है। रामायण के प्रथम रचयिता महर्षि वाल्मीकि रहे, यह महर्षि वाल्मीकि का अपमान है। जिन्हें लगता है कि माता पिता का अपमान करना, गुरु का अपमान करना समाजवाद है, उनका समाजवाद उन्हें मुबारक। और राम तो सबरी माता का जूठा खाते हैं, निषाद राज के घर का या भोजन करते हैं, उनको गले लगा के उनको भरत सम भाई कहते हैं, तो इससे बड़ा समाजवाद कुछ होगा क्या। चंद्रशेखर के बयान से आरजेडी विधायक विजय मंडल ने भी खुद को अलग कर लिया है। हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, उसका मैं सम्मान करता हूँ, उस पर मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं करता हूँ। बीते 5 महीने में आरजेडी कोटे के 2 मंत्रियों का पत्ता कट चुका है और अब चंद्रशेखर के खिलाफ जैसा माहौल बन रहा है, उससे तीसरा कब गिर जाए कहा नहीं जा सकता। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य को कक्षा 5वीं की एक किताब का पन्ना क्यों भड़काऊ लगा और क्यों उन्होंने श्रद्धालुओं के सामने उस पन्ने को फाड़ा, देखिए ये छत्तीसगढ़ के कवर्धा से आया वीडियो। इस पाठ को जो इसमें छापा गया है, हिंदू धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र मान करके आप सबकी साक्षी में हम इसको फाड़ रहे हैं। इतना बोलकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने किताब का एक पन्ना फाड़ दिया। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के हाथ में जो किताब है वो छत्तीसगढ़ में कक्षा 5वीं के छात्र पढ़ते हैं। इस किताब के एक चैप्टर से स्वामी जी इतने नाराज हो गए कि उन्होंने पन्ना ही फाड़ दिया। दरअसल इस किताब में साधु की वेशभूषा में एक कपटी व्यक्ति का पात्र परिचय दिया गया है।
अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का आरोप है कि साजिश के तहत साधुओं को कपटी बताया जा रहा है। 5वीं कक्षा के बच्चे को आप सजेस्ट नहीं कर रहे, अभी कितना छोटा बच्चा है, अभी वो क्या समझेगा इन चीज़ों को, लेकिन उसके मन में जहर बो रहे हो आप इस पाठ्य के द्वारा कि सबसे पहले तो इस पाठ को इस पाठ्य पुस्तक से अलग किया जाना चाहिए और जो जाकिर अली इसके लेखक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। चूंकि कपटी साधु वाले चैप्टर के लेखक का नाम जाकिर अली है, इसलिए विवाद और भड़क गया। कांग्रेस कह रही है कि किताब में विवादित चैप्टर बीजेपी के राज्य में जोड़ा गया था, ये कोई नई बात नहीं है, जबकि बीजेपी किताब में लिखी लाइनों को हटाने की मांग कर रही है। न्यूज एंड व्यूज में अब खबर दिल्ली की। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच तकरार बढ़ती ही जा रही है। कल केजरीवाल और एलजी की बैठक हुई, लेकिन बात बनी कम, बिगड़ ज्यादा गई। दिल्ली में सीएम और एलजी के बीच तकरार थमने का नाम नहीं ले रही। केजरीवाल कल एलजी से मिलने पहुंचे, साथ में संविधान की किताब लेकर भी केजरीवाल पहुंचे। जैसा अंदेशा था वो ही हुआ। केजरीवाल बाहर आए और एलजी पर हमले का नया राउंड शुरू कर दिया। ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं, मैंने उनके सामने रखे। मैंने कहा सर इसमें कहाँ लिखा है कि आप सीधे चीफ सेक्रेटरी को फाइल भेज सकते हो या उससे मंगा सकते हो। उन्होंने फिर कहा कि ये रूल्स मेरे ऊपर लागू नहीं होते। केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा, कामकाज में एलजी का दखल बहुत ज्यादा है। बार बार उनसे निवेदन किया कि हम मिलके काम करना चाहते हैं सर, हम मिलके काम करना चाहते हैं, इस तरह से चुनी हुई सरकार को आप काम मत रोकिए। राजभवन से भी केजरीवाल के वार पर पलटवार आया। एलजी ने कहा सीएम के आरोप मनगढ़ंत हैं, संविधान के मुताबिक चले मुख्यमंत्री। खैर केजरीवाल ने मीडिया के सामने कहा कि अगर हाथ जोड़ने भी पड़े तो भी जोड़ेंगे, लेकिन वो काम नहीं रुकने देंगे। जितने काम कर सकते हैं हमारे हाथ में है, अगर उनके पैर भी पकड़ने पड़े हम पैर भी पकड़ेंगे, जो भी कर सकना पड़ेगा करेंगे, और साथ में जब जब कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा हम कोर्ट का रास्ता भी अपनाएंगे। तो केजरीवाल और राजभवन के बीच दंगल जैसा माहौल हो गया है, जहां सारे दाव अपनाए जा रहे हैं, और इसी बीच एलजी ने केजरीवाल को एक और झटका दे दिया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार द्वारा नामित सदस्यों को बिजली वितरण कंपनी के बोर्ड से हटाने का आदेश दिया है। अवैध नियुक्तियों का हवाला देते हुए राजभवन ने अनिल अंबानी के मालिकाना हक वाली डिस्कॉम के बोर्ड से आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जैस्मीन शाह, आम आदमी पार्टी सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता, जेएस देसवाल और उमेश त्यागी को हटा दिया है। उपराज्यपाल ने कहा कि पहले से चली आ रही परंपरा के मुताबिक वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को इनकी जगह नियुक्त किया जाए। बिजली विभाग और मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर राजभवन ने ये फैसला लिया है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल को समझना होगा कि राजभवन ही दिल्ली की सुप्रीम अथॉरिटी है। दिल्ली की सरकार जब से आई है कन्फ्रंटेशन ही हो रहा है, आपको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको मंजूर हो या ना हो। झुग्गी झोपड़ी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी आज बीजेपी कार्यालय पर बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। आपका आरोप है कि बीजेपी ने एमसीडी चुनाव में जहां झुग्गी वही मकान का वादा किया था, लेकिन अब झुग्गियों को तोड़ने का आदेश दे दिया है। और अब देखिए कैमरे में कैप्चर बर्फ की नदी और बर्फ से जमे एक कस्बे का वीडियो। दूर से ये बर्फ की नदी लग रही है, लेकिन कुदरत की आफत में जो फंसा समझो उसकी जान पर बनाई। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की हैं, जहां कल सुबह करीब 8:20 पर पिंजरारी इलाके में एवलांच की घटना सामने आई। बीते 48 घंटों में किश्तवाड़ में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। एवलांच का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखिए करगिल की तस्वीरें, जहां बर्फ ने सबको जमा दिया है। घर हो, गाड़ियां हो या फिर सड़क, सब बर्फ से ढकी हैं। ठंड कड़ाके की है। बावजूद इसके सैलानियों को ये अजीम मंजर बहुत पसंद आ रहा है। ट्रैफिक ना के बराबर है और ज्यादातर लोग अपने घरों में दुबके हैं। पहाड़ पर बर्फबारी से उत्तर पश्चिम भारत में सर्दी नया रिकॉर्ड बना सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी में तापमान और ज्यादा नीचे आ सकता है। न्यूज एंड व्यूज में अब आपको वो खबर दिखा देते हैं जो वायरल हो रही है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। उत्तराखंड को भी कुदरत ने बर्फबारी की सौगात दी। रोहतांग में अटल टनल के साउथ पोर्टल पर 2 फीट बर्फ दिखाई दी, जबकि नॉर्थ पोर्टल पर आधा फुट बर्फ जमा थी। इसके चलते सोलंग नाला के पास व्हीकल्स के मूवमेंट को रोक दिया गया। मलाना, पुलगा और तोश गांव में भी बर्फबारी ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी।
जिसकी वजह से कुल्लू, मणिकरण घाटी और दूसरे पहाड़ी इलाकों में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फ का ऐसा अटैक हुआ कि NH5 पूरी तरह से ढक गया। लद्दाख की तरफ जाने वाला पूरा रूट ब्लॉक हो चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल के अगले 24 घंटे भी पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी जारी रहेगी। लाहौल स्पीति के अलावा किन्नौर, शिमला, मंडी, कुल्लू और चंबा के इलाकों में इसी तरह के हालात रह सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 18 जनवरी के बाद एक बार फिर बारिश और स्नोफॉल का नया स्पेल आएगा। हिमाचल के साथ उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी ने मुंह दिखाई कर दी। उत्तरकाशी का गंगोत्री धाम सफेद बर्फ की चादर से ढक गया है। आसपास के कई इलाके बर्फ से पट गए हैं। इसी तरह रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम में भी 24 घंटे से काफी बर्फ गिर चुकी है। और न्यूज एंड व्यूज में आप खबर ऑटो एक्सपो की। देखिए, ग्रेटर नोएडा ऑटो एक्सपो में जिस एक तकनीक ने कस्टमर और कार कंपनी दोनों का ध्यान खींचा है वो है एल्यूमिनियम एयर एनर्जी की तकनीक। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट में कि आखिर ये है क्या। ऑटो एक्सपो में पहली बार एल्युमिनियम एयर एनर्जी से चलने वाली गाड़ियों की तकनीक को समझाया गया। भारत और इजराइल साथ मिलकर एल्युमिनियम एयर एनर्जी पर काम कर रहे हैं, जिसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का गेम चेंजर माना जा रहा है। एल्युमिनियम एयर बेस्ड व्हीकल जो वाहन की बैटरी होती है उसकी टेक्नोलॉजी का मुजाहरा जो है वो यहाँ पर पेश किया जा रहा है। IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और फिनर्जी जो कि एक इजरायली कंपनी है, उनके ज्वाइंट वेंचर से ये जो आप बैटरी देख रहे हैं ये एल्युमिनियम से बनी हुई बैटरी है। ऑटो एक्सपो 2023 में पहली बार एक एक्सक्लूसिव इथेनॉल पवेलियन भी लगाया गया है। पेट्रोल, डीजल जैसे एनर्जी सोर्सेज पर निर्भरता कम करने के लिए भारत सरकार ने एपेक्स ब्राजील के साथ एक MOU भी साइन किया है। जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें मोस्टली लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज हैं, तो जो हमारा केमिस्ट्री है दैट इज़ अ डिफरेंट केमिस्ट्री, इट्स एल्युमिनियम एयर टेक्नोलॉजी। तो इसमें हम एल्युमिनियम का प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो न्यूज एंड व्यूज में हम लोगों के साथ इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।